हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 9th चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर का देखिए, शासक का मतलब होता है राजा, है ना, और इतिवृत्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों इतिहास, या फिर जहां से हम लोगों को राजा के बारे में जानकारी मिलती है उसी को हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। इसमें आपका सारी चीजें आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें, इसमें आपका जैसे वेद है तो वेद भी इसमें आ जाएगा, इसमें जैसे रामायण है तो वो भी इसमें आ जाएगा। इसमें जितनी भी इतिहासकार वाली किताब होती है जैसे कि आईन अकबरी, अकबरनामा, बादशाहनामा, जितनी भी किताबें होती है वो सभी जो है उसी सभी को हम लोग इतिवृत्त कह सकते हैं। ठीक है, तो शासक का मतलब क्या होता है? राजा होता है, और इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास, यानी कि इतिहास के बारे में पता। तो इस चैप्टर में हम लोग राजा के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ इन्हीं का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और उस इतिहास का कैसे कैसे चित्रांकन हुआ, कैसे कैसे उनको लिखा गया, उसी को जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इतिहास का जो है आपका 9th चैप्टर है। आज जो है इसका पार्ट 1 यानी कि ये पहला वीडियो है। ठीक है, और बिल्कुल सबसे आसान भाषा में जो है हम आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। बस आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों को समझिएगा, सुनिएगा। 100% आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि इतिहास का 15 चैप्टर में सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर इस चैप्टर को हम कहते हैं। क्यों, आपको पता चल जाएगा। चलो भाई, तो आज का हेडिंग प्यारे बच्चों डालना है इतिहास का 9th चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। यहाँ पर हम लोग मुगल दरबार यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं, 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। क्योंकि आप सबको पता है मुगल सल्तनत जो भारत में थी वो कब से कब तक थी? 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में थी। ओके, चलो भाई, अब यहाँ पर देखिए उसका मीनिंग हम आपको दिखा दिए हैं। जैसे शासक का मतलब होता है राजा, इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास या फिर किस्सा या कहानी, है ना, तो उसी को हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग मुगल शासक के बारे में और उनके प्रमुख किताबें कौन कौन सी है उनके शासनकाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा जो है हम चैप्टर को पीछे से शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत से, आपको चीजें और अच्छे से समझाने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, चीजें आपको समझाएंगे चाहे जैसे भी हो। चलो भाई देखो, अब आप सबको पता होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिल्ली सल्तनत का आता है कि इसकी स्थापना किसने करी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी प्यारे बच्चों? तो आप सबको पता होगा, हम आपको कल भी पढ़ाए थे कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका नाम था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1206 में। कब हुई थी? 1206 में। अच्छा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किस वंश से था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से था। गुलाम वंश, जैसे आप सबको पता होगा कि कई सारे वंश होते हैं। जैसे आपको अगर सही में बताएं तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश था। एक गुलाम वंश, एक खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और एक आपका लोधी वंश। देखिए, राजवंश और लोधी वंश ये दोनों चीज सेम होता है, चाहे आप वंश कह दीजिए या राजवंश कह दीजिए, ये दोनों चीज सेम होता है। ठीक, बस सिर्फ सुनिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, याद करने का टेंशन मत लीजिए, डेट वगैरह सब याद हो जाएगा, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, बस सुनिए। देखो, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1206 में। स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजा है उसका नाम क्या था? तो अंतिम राजा यानी कि अंतिम जो शासक है उनका नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों आप सबको उसको जानते होंगे, उनका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बारे में तो जानते ही ना, जिसको कौन हराया था? बाबर हराया था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है ये क्या थे? अंतिम शासक थे। आप सबको याद रखना है कि ये जो है अंतिम शासक थे। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए, तो ये जो इब्राहिम लोदी है ये किस वंश से था? तो ये जो है आपका लोदी राजवंश से था। और गुलाम वंश से कौन था? तो प्यारे बच्चों गुलाम वंश से जो है ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रहेगा आप लोगों को, यहां ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिए चीजों को। देखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म कब हुआ था? 1526 में। और फिर 1526 के बाद आ गया आपका मुगल साम्राज्य। कौन आ गया? मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए और याद होगा भी बहुत सारे बच्चों को कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 1526 में। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद ही मुगल साम्राज्य हुआ था। ठीक, इस सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंश था, या फिर कहें तो 5 वंश था। सबसे पहला है गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक शासन किया। फिर आया खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक शासन किया। फिर उसके बाद आया तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर आया सैयद राजवंश जो कि 1414 से 1451 तक शासन किया।
फिर आया लोधी राजवंश जो कि 1451 से 1526 तक शासन किया, और 1526 में लोधी वंश खत्म हुआ, इसका मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, इसका मतलब ये पूरे तरीके से खत्म, और फिर आ गया मुगल साम्राज्य। ठीक, अब इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश से था। ठीक, उसके बाद इसका जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी, जो कि किस वंश से था? लोधी राजवंश से था। ठीक है, वेरी गुड जी, जबरदस्त। चलो भाई, आप इतना समझ गए। अब ध्यान से सुनिए, अब फिर उसके बाद क्या होता है कि मुगल सल्तनत की स्थापना होती है, जो कि आपने सीखा। तो मुगल सल्तनत की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1526 में। ध्यान से सुनिएगा, कब हुआ था? 1526 में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये भी आप सबको पता होगा, इसकी स्थापना किया था बाबर ने। बाबर कौन है? बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, यही बाबर है जो कि इब्राहिम लोधी को हराया था। और जैसे इब्राहिम लोधी हारा, लोधी वंश खत्म हुआ, और जैसे ही लोधी वंश खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। ठीक है, तो बाबर जिन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और 1526 में जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, उस युद्ध को हम लोग कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये भी याद रखिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, यही पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है कौन हारा था? याद जल्दी जल्दी बोलिए, कौन हारा था? तो यही पानीपत का जो प्रथम युद्ध है जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना चाहिए, डेट कई बार पूछा गया है। चलो, तो मुगल सल्तनत आपका 1526 से कब तक चला था? 1857, और इसी मुगल सल्तनत के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वेरी गुड, अब समझ गए भाई। चलो भाई, इसकी स्थापना जो है वो हो चुकी है। किसकी स्थापना? मुगल सल्तनत की। चलिए, अब देखिए, मुगल सल्तनत की जो स्थापना है वो तो 1526 में हुई थी, जो कि बाबर ने किया था। लेकिन उससे पहले भी कुछ कहानी है जो कि आपको जानना जरूरी है। स्टोरी को समझने के लिए, कहानी को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा मुगल साम्राज्य की पहले की कहानी। अब पहले की कहानी क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो शब्द मुगल है, आपको ये क्वेश्चन आता होगा ना कि सर इसका नाम मुगल कैसे पड़ा, इसको आखिर हम लोग मुगल साम्राज्य ही क्यों कहते हैं? तो ये जो मुगल शब्द है ये आपका मंगोल से आया है, और मंगोल के बारे में आप लोग जानते होंगे। मंगोल कौन था प्यारे बच्चों? मंगोल जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर शासक का मतलब, क्रूर शासक का मतलब हो गया कि बहुत ही खतरनाक शासक था, बेरहम शासक था, है ना। आम लोगों की, आम जनता के, बेकसूर लोगों को ये लोग मार देते थे, मंगोल। तो मंगोल जो है एक शब्द में कहें तो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, तो ये जो मुगल शब्द है ये आपका मंगोल से आया है। लेकिन मुगल के जो राजा थे, जो शासक थे, वो खुद के लिए मुगल नाम नहीं चुना। ध्यान से सुनिए, ये जो मुगल शब्द है वो कहां से आया? मंगोल से। और मंगोल क्या था? मंगोल जो है वो क्रूर शासक था, यानी कि मंगोल जो है वो बहुत ही खराब शासक था। अब आप बताइए, मान लो एक सेकंड के लिए आपके जो कोई चाचा हैं जो कि बहुत खराब होंगे, खराब इन द सेंस कि वो मतलब लोगों पर बेरहम से, बेरहम लोगों को मार देते होंगे, तो क्या आप अपने आप को कहिएगा कि मैं उसका भतीजा हूं? नहीं कहिएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपका नाम बदनाम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मुगल जो था, मतलब कि जो मुगल थे, तो वो मंगोल शब्द को, मतलब मुगल शब्द को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मुगल शब्द जो है वो मंगोल से आया है, और मंगोल जो है वो क्रूर शासक है। और जब क्रूर शासक का नाम किसी पर पड़ेगा तो उसका भी नाम बदनाम होगा कि अरे मंगोल इतना खत्म, इतना क्रूर शासक है, ये लोग भी क्रूर शासक होगा, ये लोग भी क्या होगा? बिल्कुल भी दयालु नहीं होगा। ठीक है, वही चीज है। तो ये जो मुगल शब्द है वो मंगोल से आया है, लेकिन मुगल के शासक खुद के लिए जो है ये मुगल नाम को नहीं चुना था। यानी कि मुगल नाम, जो आज मुगल सल्तनत पढ़ते हैं, तो मुगल जो शब्द है ये मुगल खुद के लिए नहीं चुना है। ठीक, वो अपने आप को मुगल कभी नहीं बुलाते थे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को तैमूरी की संज्ञा दी। तैमूरी, वो अपने आप को तैमूरी कहना पसंद करते थे। यानी सिंपली कहिए, जो बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, तो ये जो मुगल शब्द है ये बाबर ने खुद नहीं चुना, वो जो है अपने आप को तैमूरी कहते थे। तैमूरी क्यों कहते थे? क्योंकि उनके पिताजी जो है वो तैमूरी वंशज के थे। ठीक, अब आप कहेंगे सर जब उनके पिताजी तैमूरी वंशज के थे तो वो तो तैमूरी कहलाना चाहिए, लेकिन वो मुगल क्यों कहा गया उनको फिर? तो मुगल इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो माताजी थे वो मुगल से थे, मंगोल से थे, मंगोल का वंशज था। उनके माताजी मंगोल की तरफ से था, उनके पिताजी तैमूरी वंशज की तरफ से। तो पिताजी का नाम नहीं पड़ा, माताजी का खानदान का नाम पड़ गया। ठीक है, तो शब्द मुगल जो है मंगोल से आया, लेकिन मुगल के शासक खुद के लिए मुगल नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहलाना चाहते थे, तैमूर की संज्ञा दी, क्योंकि पितृपक्ष का मतलब होता है पिता की तरफ से। वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। ध्यान रखिएगा, पिता की तरफ से वो तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, जिसका वे गर्व करते थे, यानी कि जिसपे वो प्राउड फील करते थे कि हाँ, हम, मेरा जो वंशज है वो तैमूरी है। ठीक, और वे लोग तुर्की भाषा भी बोलते थे। और याद रखिएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर का जो आत्मकथा है, बाबरनामा, वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तुर्की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाबर जो है वो तुर्की भाषा बोलते थे। तो इसका ऑफिशियली अगर सही में मतलब देखिएगा, देखिए दो चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कि ज्यादा पिताजी का माना जाता है, जैसे मान लेते हैं
किसी की शादी होती है तो बाप का उपनाम लिया जाता है ना, जो उसका बाप का जो खानदान है, जो बाप का जाति है उसी जाति को अपनाया जाता है। अब मान लीजिए कोई जाति दूसरा जाति में शादी किया, ठीक है, तो जो बाप का जाति होता है उस जाति को अपनाया जाता है। क्या माँ का जाति को नहीं, माँ भी जो है वो जाति को बदल देती है, जो उसका पिताजी का जाति उसी जाति को वो अपना लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया, जबकि इसको होना चाहिए था बाप की तरफ से तैमूरी, लेकिन ये माँ की तरफ से क्या हो गया, मंगोल, जबकि जो कि ये पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मंगोल जो है वो कुरु शासक था और बाबर ऐसा सोचते थे कि हम लोग इससे बदनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग जो है तैमूरी वंशज के थे, जिस पर वो गर्व करते थे, और वो लोग तुर्की भाषा भी बोलते थे। लेकिन मातृ पक्ष यानी कि माता की तरफ से वो चंगेज खान का संबंधी था, इसलिए वो उन्हें मुगल बुलाते थे। तो अगर मुगल क्यों बुलाए जाते थे, इसी में पूरा कहानी है, ठीक है। तो माता की तरफ से वो जो है चंगेज खां, जो कि बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने हजारों लाखों लोगों का हत्या किया है। कौन? चंगेज खां, ठीक है। तो वो जो है उनकी माताजी जो है वो चंगेज के 5वां या 7वां वंशज था और उसी से जो है इनका नाम मुगल पड़ा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो, वो अपने आप को मुगल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुगल शब्द को लोग मंगोल से जोड़ते थे और मंगोल बहुत ही क्रूर शासक था। हमने अभी आपको बताया कि वो अपने आप को मुगल नहीं बुलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो मुगल शब्द है वो मंगोल से आया है और मंगोल जो है वो क्या है, क्रूर शासक था, बहुत ही खत्म था, इसका बदनामी हो जाता। 16वीं शताब्दी से ही मुगल शब्द का लगातार प्रयोग होता रहा। रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ। यानी कि रडयार्ड किपलिंग की एक बुक है जिसका नाम है मतलब कि रडयार्ड किपलिंग की एक जंगल बुक है, उसके युवा नायक जो है ये मोगली नाम जो है ये भी इसी से व्युत्पन्न हुआ है, इस बुक का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। तो रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इसी से पैदा हुआ है, इसी से व्युत्पन्न हुआ है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को उसके खुद के देश फरगना से उज्बेकों ने भगा दिया, क्योंकि उज्बेक बाबर को प्रतिद्वंदी समझ रहे थे। अब यहां से थोड़ा सा स्टोरी को समझिए। तो आपने सबसे पहले वो चीज समझ गया। अब देखिए बाबर भारत आया कैसे। अगर वो भारत नहीं आता तो आज मुगल साम्राज्य भारत में नहीं होता, जो जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं। देखो, बाबर जो है वो सबसे पहले कहां का था प्यारे बच्चों? फरगना का था। आपको पूछा जाएगा बाबर कहां का रहने वाला था? बाबर जो है वो फरगना के रहने वाला था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है बाबर, वो जो है फरगना का रहने वाला था। लेकिन वहां पर एक और लोग रहते थे, एक जाति रहता था, उसको सिंपली कहा जाता है उज्बेक, है ना। उज्बेक क्या है? उज्बेक जो है एक तुर्की भाषी जाति का नाम था। यानी कि ये जो उज्बेक है एक जाति था जो कि तुर्की भाषा को बोलते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा उज्बेक क्या है? एक जाति है। अब ये जो उज्बेक है प्यारे बच्चों, ये भी फरगना में रहते थे और बाबर जो है ये भी फरगना में रहते थे। ध्यान से सुनिए, ये बाबर ये भी फरगना में रहते थे और उज्बेक ये भी फरगना में रहते थे। लेकिन उज्बेक जो है एक अलग जाति है, बाबर का एक अलग जाति है, ठीक। उज्बेक भी तुर्की भाषा बोलते हैं, बाबर भी तुर्की भाषा बोलते हैं, लेकिन दोनों का जाति क्या है? अलग है। अब सुनिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, उसको खुद के देश का मतलब क्या हो गया कि बाबर का खुद का देश का नाम क्या था? फरगना। वहां से जो है ये उज्बेक जो जाति है वो बाबर को भगा दिया। क्यों भगाया पता है? बाबर को क्यों भगाया? क्योंकि उज्बेकों को लग रहा था कि अगर ये रहेगा तो हम लोगों को ये कंपटीशन देगा। मतलब कंपटीशन देने से पहले इनको क्या करो, यहां से लात मार के भगा दो। समझ में आ गया आपको? अगर बाबर रहता तो हो सकता था वहां का राजा जो है बाबर बन जाता और फिर उज्बेक हार जाता। इसलिए उज्बेक बाबर का राजा बनने से पहले उसको भगा दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि बाबर जो है वो कॉम्पिटिटर है, वो क्या है? प्रतिद्वंदी है, मतलब वो हमारे सामने टक्कर का है, ठीक है। तो उन्होंने भगा दिया, और क्योंकि उज्बेक बाबर को क्या समझते थे? प्रतिद्वंदी, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए, बाबर ने सबसे पहले अपने को काबुल में स्थापित किया था, फिर 1526 में अपने दल की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज में वह भारत की ओर रुख किया, ठीक। तो बाबर को जब यहां से भगाया गया फरगना से, तो वहां से भागने के बाद वो भारत नहीं आए। उसके बाद वो जो है अपने आप को कहां लेके चले गए? काबुल में। यानी कि सबसे पहले वो गए काबुल में जो है अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। एक कहने का मतलब है कि वो वहीं ठहरे, वहीं पे जो है एक तरीके से शासन वगैरह करने लगे, ठीक। लेकिन 1526 में जो है अपने दल की जरूरतों को, यानी कि उसके साथ जो लोग थे, बाबर के साथ जो भी लोग थे, उनकी जरूरतों को, खाने पीने की चीजों को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया? संसाधन की खोज करने लगे, है ना। उनके रहने के लिए एक जगह का खोज करने लगा और साथ ही साथ उनके खाने पीने के लिए संसाधन का। तो क्षेत्रों यानी कि जगहों का और संसाधन का खोज करते करते वो लोग आ गए भारत की ओर उन्होंने रुख किया, ठीक। भारत कैसे पहुंचे समझ में आ गया। वेरी गुड। आगे देखो, मुगलों ने स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक दोस्ती के माध्यम से तथा जीत के जरिए भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ मिलाकर साम्राज्य की रचना रची गई। यानी कि जब यहाँ पर मुगल आए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर स्थानीय सरदार था। स्थानीय सरदार का मतलब क्या होता है कि जैसे आज के दिन प्रधानमंत्री है तो पूरे भारत का है, लेकिन उस वक्त में क्या था?
हैदराबाद का कोई दूसरा राजा था, जम्मू कश्मीर का कोई दूसरा राजा था, मणिपुर का कोई दूसरा राजा था, पंजाब का कोई दूसरा राजा था, है ना। तो जैसे आज के दिन स्टेट है तो स्टेट में अपना अपना मुख्यमंत्री है, ठीक वैसे ही उस वक्त में स्थानीय राजा होता था, स्थानीय सरदार होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मुगल जो यहाँ पर आए बाबर, उन्होंने क्या किया, स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक दोस्ती के माध्यम से, यानी कि दोस्ती को बढ़ाया, बातचीत किया, सारी चीजें करी, है ना। तो दोस्ती के माध्यम से भी साथ ही साथ कोई बहुत सारे जगह में उन्होंने जीत हासिल किया, कहीं कहीं पे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहीं कहीं पे वो क्षेत्रों को जीता, और इन दोनों चीजों की वजह से ये जो है अलग अलग क्षेत्र को एक साथ मिलाया और फिर इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। वेरी गुड। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो हो चुकी है। अब आपको समझ में आ गया होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी, बाबर ने करी, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और शासक, अब हम लोग यहाँ पर अभी से देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में देखेंगे और यहाँ के सभी शासक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बाबर, फिर बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर। तो एक एक करके प्यारे बच्चों सभी लोगों के बारे में जानेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपके यही से पूछे जाते हैं, बहुत मजेदार स्टोरी है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं बाबर से, ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड। चलो बाबर, अब बाबर के बारे में ये तो आपको समझ में आ गया कि बाबर ने जो है 1526 में, याद रखिएगा कब, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और ये कब तक रहे, 1530 तक, और 1530 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद जो है हुमायूं राजा बने। अब बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से, देखिए बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखिएगा बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहां पर, फरगना, फरगना जो कि उनका अपना देश था, है ना। उसका पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, ये भी याद रखिएगा, उनके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को कहां पर हुआ था, फरगना में हुआ था। बाबर कहां का रहने वाला था, फरगना का। उनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक। बाबर ने 1526 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये भी याद रखिएगा, उन्होंने कब हराया था, 1526 में, किसको, लोधी वंश के एक अंतिम शासक था जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। इसको हरा करके बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। इसी युद्ध को हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो लड़ाई हुई थी, इसी युद्ध को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में, ठीक। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। फिर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, और जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तो उसी समय बाबर ने दिल्ली और आगरा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह था उस वक्त में, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या किया, बाबर ने कब्जा किया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526 में, किसने करी थी, बाबर ने करी थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे आते हैं और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, उसके बाद उसी समय इब्राहिम लोधी की हार हुई और 1526 में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। स्थापना करने वाला कौन था, बाबर, ठीक। अच्छा, बाबर जो है क्या है, तो बाबर क्या होगा, पहला मुगल सम्राट होगा, बिल्कुल पहला मुगल सम्राट होगा, क्योंकि उसी ने स्थापना किया था। वेरी गुड। फिर ध्यान से सुनिए, ये तीनों पॉइंटों को देखिए, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन तीनों भी इंपॉर्टेंट। देखिए 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है किस तरीके से, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। जैसे 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पूछा जाएगा 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक। फिर पूछा जाएगा 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1528 में जो है आपका युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। टोटल 4 युद्ध जो कि बाबर ने किया। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पर अभी देखेंगे। तो 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग देख लिए। अब 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी में जो है राजपूतों को हराया। 27 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूत को हराया। फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद खां लोधी को हराकर प्रत्येक चुनौती को समाप्त किया और अंत में 25 दिसंबर 1530 को उसका देहांत हो गया, ठीक है। तो बाबर ने लास्ट में जो युद्ध हो गई थी 1529 में, कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जितना भी चुनौती था, जितना भी टक्कर के लोग थे, लगभग सभी को हरा दिया, सब लगभग हार गए। और जैसे ही सब हार गए उनके बाद फिर बाबर की भी मृत्यु हो गई और बाबर भी चले गए। कब, 25 दिसंबर 1530 को बाबर का भी देहांत हो गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब देखो अगला जो शासक है जिसका नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं। जिसका नाम क्या है, नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि क्या थे, बाबर के पुत्र थे। ध्यान से सुनिए, नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसको हम लोग हुमायूं के नाम से जानते हैं, जो कि 1530 से 40, अब इसके देखिए
बाबर का हम लोग देखिए कब से कब तक शासन किया था, 1526 से लेकर के 1530 तक शासन कौन किया था, बाबर। ठीक, अब बाबर के बाद उनका बेटा आया जिनका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो है वो 1530 से लेकर के 1540 तक एक बार शासन किया, फिर 40 में जो है इनको शेरशाह सूरी हरा दिया, फिर लगातार 15 साल तक शेरशाह यहाँ पर शासन किए। फिर ये एक बार आया 1555 में, और 1555 में जो है यहाँ का राजा बना, और जस्ट एक साल के बाद फिर इनकी भी मृत्यु हो गई, किसकी, हुमायूं की। ठीक है, वेरी गुड। तो ये लगातार 11 साल ही शासन किया था। अब ध्यान से सुनिए, बाबर के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा जिनका नाम था हुमायूं, ये जो है मुगल बादशाह बना। ठीक है, कौन, बाबर के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। ठीक है, ये जो है क्या बना, मुगल बादशाह बना। उसका जन्म हुआ था काबुल में, कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1508 ईस्वी को। उसकी मां का नाम था महिम सुल्तान। आपको ये कल क्वेश्चन भी करवाए थे, माहिम सुल्तान, माहिम सुल्ताना उनकी माताजी का नाम था। अच्छा, इनकी जो माताजी है वो बाबर की कौन हुई, बाबर की पत्नी हुई। वेरी गुड। तो बाबर के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना, उसका जन्म हुआ था 1508 में, उनकी माताजी का नाम था माहिम सुल्ताना। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं जो है वो मुगल सिंहासन पर बैठा। इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था कामरान। अब कामरान के बारे में थोड़ा सा स्टोरी को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, सिर्फ डेट याद रखना जरूरी नहीं है, बस स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कामरान जो है ये किसका भाई था, हुमायूं का भाई, यानी कि ये कामरान और हुमायूं जो है वो क्या था, बाबर का बेटा था। अब देखिए, कामरान जो है ना वो हुमायूं से बहुत जलता था, बहुत ज्यादा। क्यों जलता था, क्योंकि कामरान सोचता था कि भाई हम तो हुमायूं से किसी भी चीज में कम नहीं है, यानी कि हुमायूं जो है, जितना हुमायूं ताकतवर है उतना ताकतवर हम भी है, जितना हुमायूं शक्तिशाली है उतना शक्तिशाली हम भी है, जितना हुमायूं चीजों को समझता है हम भी समझते हैं, तो फिर हमको राजा क्यों नहीं बनाया गया। तो फिर कामरान क्या किया, उनका जो छोटा भाई था कामरान, वो जो है हुमायूं के साथ दुश्मनी करने लगा, गद्दारी करने लगा, और हुमायूं से जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा, जिसकी वजह से हुमायूं जो है ना बहुत बार इसकी वजह से प्रॉब्लम में आया था। किसकी वजह से, अपने छोटे भाई कामरान की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1530 को 23 वर्ष की उम्र में जो है हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठा। इसका एक छोटा भाई था प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या था, कामरान। अब देखो, हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, यानी कि हुमायूं जब राजा बने तो उनके बाद ये जो है अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, और ज्यादा जगह को कब्जा किया, अपने साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को और ज्यादा दूरी तक बढ़ाया। ठीक, 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। आपको बताए थे कि 1539 में एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध, क्योंकि ये जो युद्ध है वो चौसा नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को हम लोग चौसा का युद्ध कहते हैं। तो इस चौसा का युद्ध में 1539 में जो शेरशाह सूरी थे वो जो है हुमायूं को हराया, और इस युद्ध में बहुत मुश्किल से हुमायूं जो है गंगा नदी को पार कर अपनी जान को बचाई। बहुत मुश्किल से वो जो है गंगा नदी को पार किया और बहुत मुश्किल से जो है अपनी जान को बचाया। कौन, हुमायूं। फिर उनके बाद 1540 में, एक साल के बाद 1540 में कन्नौज नामक एक जगह पर, कन्नौज क्या एक जगह है, तो वहीं पे युद्ध हुआ, इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ गया, कन्नौज में युद्ध। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर भारत में जो है अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, और फिर हुमायूं को ईरान के सफावी शासक दरबार में भेज दिया गया। अब चीजों को थोड़ा सा समझिए, देखो 1530 में जैसे ही ये राजा बना, कौन, हुमायूं, तो राजा बनने के बाद जो है वो सिंहासन पर बैठा और अपने साम्राज्य को फैलाने लगा। वो बहुत अच्छा से काम वगैरह सब कुछ करने लगा। 10 साल तक अच्छे से, 9 साल तक अच्छे से काम किया। फिर 1539 में जो है उनकी लड़ाई होती है शेरशाह सूरी के साथ, और इस लड़ाई में जो है हुमायूं हार जाता है, और वो हारने के बाद इतनी बुरी तरीके से हारता है कि कैसे कैसे करके वो अपनी जान को बचाता है और गंगा नदी को पार करके अपना जो जान है वो बचाता है। कौन, हुमायूं। फिर 1 साल के बाद फिर से शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है, और इस बार जो है हुमायूं पूरी तरीके से हार जाता है, जान तो बच जाता है लेकिन उनका सल्तनत जो है खत्म हो जाता है, और शेरशाह सूरी जो है जीत जाते हैं। और जैसे ही शेरशाह सूरी जीत जाते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर एक और साम्राज्य का स्थापना होता है, जिस साम्राज्य का नाम है अफगान साम्राज्य। ठीक है, अफगान साम्राज्य, याद रखिएगा इस साम्राज्य का नाम क्या है प्यारे बच्चों, अफगान साम्राज्य। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 ईस्वी में हुई थी, और फिर जस्ट 15 साल के बाद ये खत्म भी हो गया था, क्योंकि हुमायूं जो है ईरान गया था, वहां से उनको सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा, फिर आकर के शेरशाह सूरी को हराया, और फिर जो है मुगल साम्राज्य फिर से शुरू हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में हुई, और फिर हुमायूं को जो है, ये जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को कहां पर भेज दिया, ईरान के सफावी शासक, ईरान का जो शासक था, सफावी शासक उसको कहा जाता है, उन्हीं के दरबार में जो है हुमायूं को भेज दिया गया। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, ईरान में उन्होंने सफावी शासक की मदद ली, और फिर 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया, लेकिन 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया।
ठीक है। तो उन्होंने सफावी शासक की मदद लिया था ईरान में। वो मदद लेने के बाद 1555 में हुमायूं जो है शेरशाह सूरी को हराया, और फिर एक साल के बाद यानी 1555 में हराया और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उनके बाद जो है राजा का सीट खत्म, खाली। इन्होंने एक हफ्ते में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि एक हफ्ते में 7 अलग अलग कपड़े पहनने के नियम कौन बनाए थे, तो याद रखिएगा इन्होंने ही एक हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनते थे, ये भाई साहब हुमायूं, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु कब होती है प्यारे बच्चों, याद रखने का कोशिश करिएगा। 1526 से लेकर के 30 तक जो है बाबर शासन करता है। फिर 30 से लेकर के समझिए कि 55 तक, कब तक, 55 तक, बीच में 15 साल तक छोड़ जाता है लेकिन कोई बात नहीं, 55 तक हुमायूं शासन करता है। फिर 56 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है प्यारे बच्चों। कब, 56 तक, 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 तक शासन करता है हुमायूं, फिर 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद आता है अकबर, और जैसे ही अकबर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे ही अकबर आता है तो अकबर जो है उस वक्त में सिर्फ 14 साल का होता है, एक बच्चा होता है 14 साल का। आज हम लोग, आप लोग जैसे 18-19 साल के होंगे, 20-21 साल ऐसे, तो अकबर जो है उस वक्त में सिर्फ कितने साल के होते हैं, 14 साल के। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो राजा बन जाता है, ठीक। हुमायूं जो है वो कितने वर्ष की उम्र में राजा बना था, 23 साल की उम्र में, लेकिन अकबर जो है वो 14 साल की उम्र में, ठीक है। वेरी गुड। अब देखते हैं अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं। ये जो है महान राजा था मुगल सल्तनत का, और ये इसके समय में जो मुगल साम्राज्य है वो बहुत ज्यादा तरक्की किया था, बहुत ज्यादा फैला था, ठीक है। देखो जलालुद्दीन अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया। एक दो बार इसको पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। आप लगिएगा सर इतना पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, 4-5 बार इस पीडीएफ को पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा, सब डेट उट सब याद हो जाएगा एग्जैक्ट। जी बिल्कुल। चलो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, अमरकोट में। आपको पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों, 1542 में हुआ था। कहां पर, अमरकोट में, ठीक। इनकी माता जी का नाम क्या था, हमीदा बानो। अब हमीदा बानो जो है ये जो है क्या है, अकबर की माता जी है। इसका मतलब क्या हो गया कि हुमायूं की बीवी का नाम क्या था, हमीदा बानो। तो हुमायूं की बीवी का नाम क्या था, हमीदा बानो, जो कि अकबर का क्या है, माता जी है, ठीक है। वेरी गुड। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा, उसका पुत्र जो कि अकबर, उनकी सिंहासन को संभाली। तो अकबर जो है हुमायूं के बेटा थे, और हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में उनकी मृत्यु हुई। उनके बाद जो अकबर थे वो सिंहासन को संभाला, गद्दी पर बैठा। 14 साल की उम्र में उन्होंने मुगल शासक के गद्दी पर बैठा दिया गया। कब, 14 साल की उम्र में जो अकबर है उनको मुगल शासक की गद्दी पर बैठा दिया गया। उन्होंने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की। और दूसरी ओर तुरान कहां पर पड़ता है, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के उज्बेक, अब उज्बेक के बारे में तो आपको हम बताए थे, वही उज्बेक जो कि बाबर को भगा दिया था उसका देश से। उज्बेक क्या एक जाति है जो किसको भगाया था, बाबर, जो कि कौन हुआ, अकबर का दादाजी। अकबर का पिताजी हुमायूं, और हुमायूं का पिताजी हो गया अकबर का दादाजी। तो अकबर का दादाजी को कौन भगाया था, यही उज्बेक जाति भगाया था। लेकिन अकबर ने इतना तरक्की किया कि सबसे पहले उन्होंने जो है हिंदू कुश पर्वत तक जो है अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसमें बहुत अपने साम्राज्य को कहां तक फैलाया, हिंदू कुश पर्वत तक, ठीक। उनके बाद दूसरी ओर जो है तुरान तक, तुरान मतलब मध्य एशिया के उज्बेकों तक, और ईरान के सफावियों के विस्तारवादी चाल पर नियंत्रण बनाकर रखा। यानी कि जो आज अखंड भारत जिसको हम लोग कहते हैं, लगभग अखंड भारत जो है उस वक्त में उससे भी ज्यादा इधर म्यांमार वगैरह तक फैल गया था। उतना ज्यादा फैला दिया था इस साम्राज्य को। अफगानिस्तान वगैरह सब इंडिया में ही था, ठीक है। सफविदों को हराकर कंधार पर कब्जा जमाया और कश्मीर को जोड़ लिया, और वहां पर जो सफाविद थे उनको हराया, और इसको हरा करके जो है कंधार पर भी कब्जा किया, और फिर कश्मीर को भी उसमें जोड़ दिया। कश्मीर जो जगह है उसको जोड़ा, कौन जोड़ा था, अकबर, ठीक है। जलालुद्दीन, क्योंकि उस वक्त में क्या था, आपको ये हम शुरू में ही बता दिए हैं कि हर जगह अलग अलग राजा होता था। कश्मीर में अलग राजा, पंजाब में अलग राजा, हर जगह अलग अलग राजा, एक राजा नहीं था। जैसे आज के दिन पूरा भारत है, तो उस वक्त पूरा भारत नहीं था, अलग अलग टुकड़ा था। तो यही जो मुगल साम्राज्य के राजा आए थे, तो अपना साम्राज्य को बढ़ाते पूरे साम्राज्य को एक कर लिया, और ये साम्राज्य एक नाम से जाना गया, वो मुगल साम्राज्य। इसके अंदर अब सारा राजा काम करने लगे, जैसे आज के दिन सारा राज्य काम करता है, ठीक है। तो सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा जमाया और कश्मीर को जो है जोड़ लिया, कौन, अकबर। फिर जलालुद्दीन अकबर को सारे बादशाहों में महान बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को विस्तार करने के साथ साथ बहुत कम समय में समृद्ध राज्य बनाकर तैयार किया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन अकबर को सारे बादशाहों में महान बादशाह कहा जाता है, किसको, जलालुद्दीन अकबर को। और क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये जो है अपने समय में, अपने शासनकाल में
मुगल साम्राज्य का विस्तार तो बहुत ज्यादा किया ही था, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में जो है इस मुगल साम्राज्य को समृद्ध बना दिया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा कामयाब मतलब कि एक तरीके से कहिए कि तरक्की बहुत ज्यादा हो गया था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, वेरी गुड जी। अब देखिए, अकबर का एक अपना धर्म था, अकबर का एक अपना धर्म था जिनका नाम था दीन इलाही। तो आपको पूछा जाएगा कि दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, तो दीन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया। फिर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खान पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 में, ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर जो द्वितीय युद्ध हुआ प्यारे बच्चों, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 1556 को। किसके बीच? अकबर। अब अकबर के तरफ से आया था बैरम खां, अकबर की तरफ से कौन आया था? बैरम खां। और इधर कौन था? हेमू। तो हेमू और बैरम खां के बीच जो है ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में, जिसमें हेमू की जीत हुई थी, सॉरी, जिसमें बैरम खां की जीत हुई, और बैरम खां की जीत का मतलब अकबर की जीत हुई। ठीक है, उनके बाद 1605 में जो है इनके शासन खत्म हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, फिर आते हैं उनके बेटा जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर जो है वो 1605 से 1627 तक शासन करता है। ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को। जहांगीर कब से कब तक शासन करता है? 1605 से 1627 तक। अब देखो, अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जहांगीर जो है मुगल साम्राज्य का चौथे राजा बने थे, चौथे राजा। एक चीज आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, जैसे अशोक जो है, अशोक के बारे में आप सबको पता होगा, महान सम्राट अशोक। अशोक को कौन शासक कहा जाता है? महान। मौर्य साम्राज्य का महान शासक किसको कहा जाता है? अशोक को। और ये जो है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का तीसरा राजा कौन था प्यारे बच्चों? तो मौर्य वंश का जो तीसरा राजा है उनका नाम था अशोक, जो कि महान था। ठीक, इसको पहला महान कहा जाता है। बाकी जो दूसरा महान है, यानी कि मान लीजिए 1 नंबर में अशोक को महान कहा गया, इसके बाद जो किसी को महान कहा गया है उसका नाम क्या है? अकबर। याद रखिएगा, अकबर। तो औ से अशोक, औ से अकबर। ठीक, और देखिए ये भी जो है मुगल साम्राज्य से थे। आपको तो अभी बताया ना, ये कहां से था? मुगल साम्राज्य से था ना, मुगल साम्राज्य से था। और ये भी आपका तीसरा राजा था। देखिए कितना चीज कॉमन मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अशोक भी क्या था? महान राजा था। अशोक के बाद अकबर आया, अशोक तो बहुत पहले आया था ना, अकबर हाल ही में आया। फिर अकबर भी क्या कहलाया? महान राजा कहलाया। ठीक, अशोक जो है वो मौर्य वंश का तीसरा राजा था। अकबर भी जो है मौर्य वंश का, सॉरी, मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा था, क्योंकि पहला कौन है? बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। ठीक है, अच्छा, अकबर औ से शुरू होता है और औ से अशोक। फिर मैं बस अपने दिमाग से थोड़ा सा याद आ गया हमको। चलिए अब देखो, जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, उनके बाद आया उनका बेटा। अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा जहांगीर, जो कि मुगल साम्राज्य का चौथा राजा बना। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो जहांगीर के शासन के अंतिम साल में उन्हीं का बेटा था जिनका नाम था मतलब उस वक्त में उनका नाम क्या था? राजकुमार खुर्रम नाम था, खुर्रम, जो कि बाद में उनका नाम अपने आप को शाहजहां कहलाया। तो शाहजहां का ही नाम पहला क्या था? राजकुमार खुर्रम। तो ये जो है अपने पिताजी का ही क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था। ठीक है, अंतिम वर्षों में, यानी कि 1627 में उनकी शासन खत्म हुई, तो लास्ट में उनका विद्रोह कर रहा था खुद का पिताजी का। तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसका? सम्राट जहांगीर का। वेरी गुड। अब उनके बाद आया शाहजहां। एक शाहजहां, एक अकबर, जो कि बहुत अच्छे शासक थे। अब शाहजहां के बारे में सुनिए। देखिए, शाहजहां जो है वो 1628 से लेकर के 1658 तक शासन किया था। कब तक? 1628 से लेकर 1658 तक। कौन शासन किया? शाहजहां। शाहजहां जो है मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय शासक थे। लोकप्रिय, आपको पूछा जाएगा मुगल साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय शासक कौन थे? वो थे शाहजहां। शाहजहां ने अपने शासन काल में मुगल कालीन कला और साथ ही साथ संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। कैसे? देखो, शाहजहां के समय में लाल किला बनाया गया, शाहजहां के समय में शाहजहां जो है ताजमहल को बनवाया, शाहजहां जो है जामा मस्जिद को बनवाया, और भी बहुत सारी चीजों को किसने बनवाया? शाहजहां। और वो जगह आज के दिन ऐतिहासिक है, बहुत सारे लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शाहजहां को सबसे लोकप्रिय शासक कहा जाता है। और ये जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का मतलब हो गया जो अलग अलग तरह का, अलग अलग डिजाइन का जो घर वगैरह बनाया जाता था, जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी, तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है कौन से राजा के समय में हुआ? तो ये सारा चीज सबसे ज्यादा जो है शाहजहां के राजा के समय में हुआ था। इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसके काल में था? तो ये जो है शाहजहां के काल में था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो शाहजहां ने अपने शासन काल में
मुगल कालीन कला और संस्कृति को जम करके बढ़ावा दिया था। मुगल कालीन, मुगल साम्राज्य में बहुत सारे कला को, साथ ही साथ जो संस्कृति थी मुगल साम्राज्य की, उसको बढ़ावा दिया। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं शाहजहां के युग को, यानी कि शाहजहां के काल को। उसके बाद 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की जीत हुई तथा दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, जैसे ही शाहजहां राजा बने, सारा चीज सही चल रहा था। उनके बाद 1658 में जो है शाहजहां की क्या हुई, एक तरीके से उनकी शासनकाल खत्म हुई। लेकिन 1657 से 58 के बीच में ही उनके जो बेटे थे टोटल, है ना, तो उनके बेटों के, उनके पुत्रों के बीच में क्या हो गया, उत्तराधिकारों को लेकर के, यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब वही, अब राजा कौन बनेगा, राजा के जगह पर अब कौन आएगा, उसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। तो अब राजा कौन बनेगा, अब सिंहासन कौन संभालेगा, अब गद्दी कौन लेगा, तो इसको लेकर के तीनों बेटों के बीच क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। ठीक है, औरंगजेब समेत, दारा शिकोह समेत तीनों बेटों के बीच जो है, शाहजहां के तीनों बेटों के बीच लड़ाई हो जाती है। किसको लेकर के प्यारे बच्चों, गद्दी को लेकर के। उसके बाद इसमें जो है औरंगजेब बहुत ताकतवर होता है और जीत होती है औरंगजेब की। और फिर जो है औरंगजेब क्या करते हैं, अपने भाई दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को जो है वो क्या करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, यानी कि तीनों को मरवा देते हैं। अब बहुत सारा काम उस वक्त हुआ था कि वो लोग भी गद्दारी कर रहा था, वैसे ही जैसे कामरान कर रहा था हुमायूं के वक्त में, ठीक, ये लोग भी कर रहा था। फिर ये जो है अपने भाइयों को क्या करते हैं, मौत का घाट उतार देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आया औरंगजेब का। देखिए, स्टोरी तो है बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग सारा चीज को नहीं जानेंगे, हम लोग शॉर्ट कोर्स में भाग रहे हैं। ठीक है, देखो अब आया औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो 1658 से 1707 तक शासन किया था। कब से कब तक, 1658 से 1707 तक। ठीक है, देखिए औरंगजेब जो है मुगल वंश का एक लौता शासक था जिन्होंने 49 वर्ष तक राज किया था। अब आप लोग यहाँ पर बोलेगा कि सर अकबर भी तो 49 साल शासन किया था, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे 1556 से लेकर के 1605 तक, तो इसका कितना साल हुआ, इसका भी 49 साल हुआ। और 1658 से 1707, इसका भी 49 साल हुआ। जब दोनों 49 साल है, तो हम लोग औरंगजेब का शासनकाल को क्यों ज्यादा कहते हैं, तो क्योंकि ये जो अकबर थे वो सिर्फ 14 साल की उम्र में राजा बन गया था, 14 साल। लेकिन 56 से लेकर के 60 तक, यानी कि लगातार 4 साल तक जो है अकबर राज नहीं किया था। अकबर राजा तो बना था, लेकिन अकबर के जो एक तरीके से होता है ना, जैसे आज के दिन वो होता है पीए, होता है पीए, है ना, मुख्यमंत्री के साथ जो साइड में जो 2 आदमी रहता है, एक होता है गार्ड, वो अलग, एक होता है जो कि कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सलाहकार जिसको कह सकते हैं। तो अकबर का जो सलाहकार था वो 4 साल तक शासन किया था, 4 साल तक, 60 तक, 1560। उनके बाद फिर जो है अकबर यहाँ पर राज करना शुरू किया। उनके बाद फिर अकबर अपने गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो छोटा था। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब की बात होती है तो 1658 में ही बैठ गया था राजगद्दी पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो औरंगजेब मुगल वंश का एक लौता शासक था जिन्होंने 49 वर्ष तक राज किया। इसने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और अकबर जितना जगह तक कब्जा किया था, यानी कि अपना साम्राज्य को जितना दूर दूर तक फैलाया था, उससे भी ज्यादा औरंगजेब जो है और भी ज्यादा क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यानी कि वो और भी ज्यादा विस्तार किया था अपने मुगल साम्राज्य के। ठीक है, 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति जो है घट गई। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई। यानी कि औरंगजेब जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा था। जैसे ही औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब के समय में अंग्रेज वगैरह सब आ चुके थे, ठीक है, और अंग्रेज जो है इनको देख के बहुत डरता था, क्योंकि ये बहुत जो भी थे ये बहुत क्रूर शासक थे, ये भी, है ना, सजा इनकी बहुत खतरनाक थी। ये शरिया कानून को मानते थे, जिसकी वजह से लोगों को जो सजा है छोटी छोटी बातों पर मौत की सजा सुनाते थे। ठीक है, तो अंग्रेज जो है इनसे बहुत डरते थे। लेकिन जैसे ही 1707 में इनकी मृत्यु हुई, तो इनके बाद कोई भी ऐसा मुगल राजा नहीं आया जो औरंगजेब के जैसा था, कोई भी नहीं आया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और फिर धीरे धीरे साम्राज्य ही खत्म हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की जो शक्ति है वो हो गई, मतलब वो घट गई। ठीक, और सांकेतिक रूप में ही सही, लेकिन शासन रहा। अब इनके बाद बहुत ज्यादा राजा आया, इसका नाम याद नहीं रखना, बस देख लीजिए। इन औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 तक 12 यानी कि मात्र 5 साल शासन किया। फिर आया फर्रुखशियार, जो कि मात्र 1713 से 1719 तक शासन किया। फिर आया मोहम्मद शाह, फिर आया अहमद शाह बहादुर, फिर आया आलमगीर द्वितीय, फिर आया शाह आलम द्वितीय, फिर आया अकबर शाह द्वितीय, है ना। तो ये कई सारे राजा आए औरंगजेब के बाद, लेकिन ये कोई भी नहीं टिका। बस कुछ साल के अंदर में क्या हो गया, ये खत्म हो गया। रहता था, आता था कुछ साल। ये जो शाह आलम द्वितीय ये बहुत दिन तक रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिके। और ये लोग अगर राजा भी था ना, तो ज्यादा पावर नहीं था इन लोगों के पास, है ना, कोई भी कुछ कर देता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी औरंगजेब के बाद बहुत सारा राजा आया। एक चीज याद रखिएगा, औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आलमगीर। ठीक है, और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। और इसका जो आत्मकथा है उसको हम लोग कहते हैं आलमगीर नामा।
जैसे आपको वो पता होगा ना, एक जो हम बताए थे बाबरनामा, जहांगीरनामा, तो इसका जो आत्मकथा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आलमगीरनामा। ठीक है, आलमगीरनामा। तो ये याद रखिएगा, जो औरंगजेब का जो आत्मकथा था उसको हम लोग आलमगीरनामा के साथ जानते हैं, बाबर का आत्मकथा को बाबरनामा, जहांगीर का आत्मकथा को जहांगीरनामा, अकबर की आत्म बायोग्राफी जो अकबर का जो था वो अकबरनामा, शाहजहां को बादशाहनामा। याद रखिएगा सारा। ठीक है, हुमायूं को हुमायूंनामा। वेरी गुड। नाम के आगे बस नामा लगा दीजिए। ठीक है, तो इतना राजा आया, फिर उनके बाद तब भी कोई नहीं टिक पाया, लेकिन अंतिम में जो एक राजा आया था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 57 तक राज किया, और फिर 57 में 1857 की क्रांति हुई। उनके बाद बहादुर शाह जफर की हार हो गई, अंग्रेजों से हार गए, और फिर अंग्रेजों का पूरे तरीके से यहाँ पर कब्जा हो गया। ठीक, जो कि आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल था 1837 से 57 तक। ये जो है आखिरी मुगल सम्राट था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बौ से बाबर, बौ से बहादुर। ठीक है, शाह जफर। 1857 में इस वंश के अंतिम राजवंश बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। ठीक है, अंग्रेज जो है इनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिए, और लास्ट में इनको जो है कहां पर भेज दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो इनको जो है रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहां पर है प्यारे बच्चों, तो रंगून जो है वो आपका म्यांमार में है। म्यांमार का मतलब हो गया कि वो जो है बर्मा में है। बर्मा एक देश का नाम है ना, बर्मा। तो वहीं पे जो है इसको भेज दिया गया था, और वहीं पे इनके बेटा को, मतलब कि ये जो था शाहजहां का 2 बेटा था शायद, 2 बेटा का जो गर्दन को काट करके उनका मुंडी को जो है किसको दिया था, अंग्रेज जो है उसका बेटा का मुंडी को काट करके इसको गिफ्ट के तौर पर दिया था बहादुर शाह जफर को, उसी का बेटा का मुंडी को काट के। ठीक है, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर बहुत ज्यादा वो किए थे, मतलब अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश, तब भी ये नहीं जीत पाए, और अंग्रेज किसी तरह कब्जा कर लिया, और फिर हम लोग गुलाम बन गए, और फिर हम लोग ऐसा हम लोगों पर अत्याचार किया कि आज तक जो है उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल याद रखिएगा 37 से 57 तक, आखिरी मुगल सम्राट था, और उनके बाद जफर द्वितीय का अंग्रेज उखाड़ फेंका और मुगल साम्राज्य हो गया खत्म 57 में। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में वही चीज को लिखे हैं, एक बार हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कब तक शासन किया, हुमायूं कब किया, अकबर जो है 1605 तक, जहांगीर 27 तक, शाहजहां 58 तक, औरंगजेब 1707 तक। ठीक है, इसके बाद 7 शासक आए, लेकिन उसको नहीं जानना है। फिर बहादुर शाह जफर आया 37 से 57 तक। तो आप लोग शॉर्ट में थोड़ा लिखें याद करने के लिए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और आप लोगों के लिए ही है। देखो ध्यान से यहाँ पर इस डेट को थोड़ा सा देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये उनका क्या है, लेखक है। ठीक है, ये क्या है, राजा का नाम है। ये क्या है प्यारे बच्चों, राजा का नाम है। और ये जो है उस किताब का नाम है, तो लिख दीजिए किताब का नाम ही लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, किताब, बुक, जो भी बोलना है, पुस्तक का नाम या किताब का नाम। ठीक है, देखो तो बाबर जो कि 1596 से 1530 तक शासन किया था, इनका किताब का नाम था बाबरनामा, जिसको हम लोग तुजु के बाबरी भी कहते हैं। और ये जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, और ये जो बाबरनामा है वो बाबर खुद ने लिखा था। ये हम आपको कल करवाए थे कि 2 ही ऐसे राजा थे, एक था बाबर और एक था जहांगीर, जो कि अपने बारे में खुद से लिखा है। ठीक, कौन कौन, एक था जहांगीर जिन्होंने जहांगीरनामा लिखा, और एक बाबर जो कि अपने बारे में खुद से लिखा। ठीक है, तो वही चीज याद रखिएगा, बाबर के ऊपर जो है बाबरनामा लिखा गया, जो कि बाबर खुद लिखा था। तो उसके बाद हुमायूं, उसके बाद उसके बेटा आया हुमायूं, तो हुमायूं के ऊपर हुमायूंनामा लिखा गया, इसके ग्रंथ का नाम हुमायूंनामा, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और गुलबदन बेगम जो है वो थी हुमायूं की बहन, हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा को लिखा। उनके बाद हुमायूं के बाद आया अकबर, जो कि बहुत लंबे समय तक शासन किया, इसके ऊपर लिखा गया अकबरनामा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबरनामा को लिखा अबुल फजल। ठीक है, वेरी गुड। फिर आया जहांगीर, जहांगीर ने लिखा जहांगीरनामा, जिसको हम लोग कहते हैं तुजु के जहांगीरी, और तुजु के जहांगीरी को खुद जहांगीर ने ही लिखा था। तो जहांगीर और बाबर यही 2 ऐसे राजा थे जो कि अपना बारे में खुद से लिखे। उसके बाद आया शाहजहां, शाहजहां के ऊपर में लिखा गया बादशाहनामा, और बादशाहनामा को लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो अबुल फजल के शिष्य थे, यानी कि अबुल फजल का चेला था। कौन, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी, जो कि बादशाहनामा को लिखा था। उसके बाद आया औरंगजेब, जो जिसके ऊपर लिखा गया आलमगीरनामा, और आलमगीरनामा जो है वो किसने लिखा था, काजिम सिरारजी ने। काजिम सिरारजी ने, ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों जो है आपके लिए, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, बादशाहनामा, ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आलमगीरनामा के बारे में नहीं पूछा जाता, बस याद रखिएगा। अब जो हम लोग प्यारे बच्चों पार्ट 2 में जो देखेंगे, कल के वीडियो में जो देखेंगे, वो देखेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अकबरनामा जो कि अकबरनामा का इतिहास को बताता है, बादशाहनामा जो कि शाहजहां के बारे में होता है। तो अकबरनामा, बादशाहनामा से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने का। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। प्यारे बच्चों ऐसे पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कल का वीडियो पार्ट 2 में जो है इतिहास का वो चैप्टर को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो पार्ट 3 बन जाएगा। ठीक है, आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं या अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दोनों में से कोई चीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है,
आपको जो है सिंपली तनु क्लासेस ऐप को याद रखिएगा। ऐप का नाम क्या है? तनु क्लासेस। इस ऐप को जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहां से जो है PDF वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से तनु क्लासेस आपको डाउनलोड करिए, या तो PDF या कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, या फिर इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 8709610975। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8709610975। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो सच में तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है।